जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, वेलकम टू द डीएलएफ लेक्चर फॉर टुडे। और सॉरी, मैं 2 बार से क्लासें आपकी लाइव नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ द कन्वोकेशन। मुझे रिहर्सल में भी डाला हुआ था, उसके बाद उसकी मेन सेरेमनी में भी। तो आई हैड एडजस्टेड दैट बाय गिविंग यू अ क्लास एक्टिविटी इन द ट्यूसडे लेक्चर एंड क्विज 3 इन द वेडनेसडे लेक्चर। ठीक है, उसमें मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस आपके देखे थे, देयर वाज सम एरर। आपका मैंने आउटपुट जेड की इक्वेशन नहीं दी थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेट्स वेरिएशन फिर भी आप दिखा सकते थे उसकी, तो आउटपुट जेड अगर नहीं भी था तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, उसकी इनपुट्स जो है वो फीडबैक होके स्टेट्स में से वापस आ रही थी फ्लिप फ्लॉप से। तो स्टेट चेंजेस और स्टेट टेबल एटलीस्ट आप लोग बना सकते थे। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ठीक है, अगर आउटपुट जेड में लिखना भूल गया था तो दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपके क्विज 3 जल्दी चेक कर लूँगा। लेट्स गेट टू द टुडेज लेक्चर। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग विच इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, इसको हम रियलाइज़ करेंगे आज के कम्बिनेशनल सर्किट से कैसे बना। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक टुडे इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, आप अपने सिलेबस में जाके देखेंगे तो इसको एक इस नाम से भी पुकारा जाता है, इस श्मिट ट्रिगर। ठीक है, श्मिट ट्रिगर के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसकी मैं आपको अभी एप्लीकेशन भी बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है, इसको हम देखते हैं कैसे रियलाइज़ होता है, उसके बाद हम देखेंगे ये शिमिट ट्रिगर और इसकी जो एप्लीकेशन है। ठीक है, दिस इज़ यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, अगर आपके पास कोई एनालॉग वोल्टेज है और आप उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर भी ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी ये होता है क्या है और कैसे इसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी ये एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ही होता है इफ़ यू हैव टू बूलियन नंबर्स लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप इन दो नंबर्स को आप इसके अंदर कंपैरेटर के अंदर डाल दें। ठीक है, लेट्स कॉल द फर्स्ट नंबर एज ए, लेट्स कॉल द सेकंड नंबर एज बी। ठीक है, तो ये ए और बी आप इसके अंदर डाल दें, तो ये जो कंपैरेटर है उसको कंपेयर करके बता दें क्या ए बी के बराबर है, क्या ए बी से बड़ा है, या क्या बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ये डिस्कस करके आपको कंपेयर करके बता दे कि क्या ये दोनों 4 डिजिट नंबर जो हैं क्या ये बराबर हैं, क्या इसमें से पहला नंबर दूसरा नंबर से बड़ा है, क्या इसमें से दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है। ठीक है, सो इन अ जिस्ट दिस इज व्हाट अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डज। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम डिजिटली रियलाइज़ करें तो इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, और इसकी इसकी बेसिकली एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है इस तरह के सर्किट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाई यू वुड वांट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल if some people in your class are rich people and they have a good luxury car। ठीक है, तो आपने एक फीचर का नाम सुना होगा लग्जरी कार्स के अंदर। ठीक है, तो नॉट ऑन द नॉर्मल कार्स। ठीक है, उस फीचर का नाम होता है क्रूज कंट्रोल। ठीक है, क्रूज कंट्रोल नाम का फीचर होता है। कैन एनीबडी इन द क्लास टेल मी क्या करता है क्रूज कंट्रोल। ठीक है, सुना है ये फीचर अपने लग्जरी कार्स के अंदर आता है, क्रूज कंट्रोल नाम से फीचर होता है ये। कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम द क्लास, ठीक है, माइक पे। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस फीचर, क्या करता है ये। ठीक है, आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं, व्हाट इज़ द इशू। खाली माज सादी और शुमाइल हैं। ठीक है, माज आपने सुना है इस फीचर के बारे में, माज शफीक, व्हाट डज अ क्रूज कंट्रोल फीचर डज इन अ कार।
माज आर यू इन द क्लास, या लॉग इन करके चले गए हैं सब लोग? सुना है किसी ने इस फीचर का नाम? क्रूज कंट्रोल क्या करता है? नो सर, शुमाइला ने नहीं सुना था, सादिया ने भी नहीं सुना था। चले, ये तो गर्ल्स हैं। अली रज़ा, आपको आइडिया है क्रूज कंट्रोल क्या करते हैं? अली रज़ा को भी नहीं। तो माज शफीक, यू हैव एनी आइडिया व्हाट क्रूज कंट्रोल डज? चले, आप सर लोगों ये ने। गाड़ियों में तो सर ये गाड़ियों में देखा है, मगर आप यहाँ पे क्या फंक्शन है इसका ये नहीं पता। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्रूज कंट्रोल जो है इट्स प्रेजेंट ऑन सम लग्जरी कार्स, और ये करता है क्या है? ठीक है, बेसिकली आई एम मेकिंग अ केस के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लग्जरी कार है, फॉर एग्जांपल BMW, मर्सिडीज, ऑडी या टोयोटा लैंड क्रूज़र टाइप की, तो इसके अंदर एक फ़ीचर होता है दैट इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, ठीक है, तो इसके स्टेयरिंग्स के पास या डैशबोर्ड के पास कोई कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस हाईवे के ऊपर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर, और आगे कोई भी आपको कोई कार या कोई ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर एक क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, और उसके अंदर आप उसकी सेटिंग सेट कर देंगे कि मेरी कार को आप 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे चलाते रहें, और आप एक्सेलेटर को फिर आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ठीक है, आप सिर्फ स्टेयरिंग को कंट्रोल कर रहे होंगे, और आपको एक्सेलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप रिलैक्स कर सकते हैं हाईवे पे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी मेंटेन करेगी। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन, फॉर एग्जांपल, अगर अगर आप अगर आपकी जो रोड है वो इंक्लाइन करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी इंक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देती है, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द कार? इट विल गो बिलो 100। ठीक है, अगर किसी इंक्लाइन पे आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देती है, तो मे बी इसकी स्पीड कम होकर 80 रह जाएगी। ठीक है, तो ये क्रूज़ कंट्रोल क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो मेरा सेट स्पीड है विच इज़ 100, और जो मेरी एक्चुअल स्पीड है इसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये इंक्लाइन पे चढ़ने की वजह से मेरी एक्चुअल स्पीड 80 हो गई, तो ये कंपेरेटर इन दोनों को कंपेयर करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी हो गई। ठीक है, जो हम अभी देख रहे थे। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है वो क्या एक्शन लेगा? वो गाड़ी को ऑटोमेटिक एक्सलरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपका बस मकसद ये है कि मैंने ये स्पीड सेट कर दी है, इस स्पीड को मेंटेन करना है। इसी तरह से अगर कहीं पे इस तरह से ढलान आ जाता है और आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड उसकी बढ़ के 105 चली जाती है। ठीक है, तो अगेन द कंपेरेटर विल कंपेयर। वो कहेगा मेरी सेट स्पीड थी 100, और मेरी एक्चुअल स्पीड अब 105 चली गई है, दैट मीन्स बी हैज़ नाउ बिकम ग्रेटर देन ए। तो आपका जो ये है वो क्या एक्शन लेगा? इट विल अप्लाई द ब्रेक्स। ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड वापस से 100 पे मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ये क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम जो है, इट बेसिकली अलाउज द ड्राइवर टू रिलैक्स। आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द रोड सिचुएशंस, कभी अप हिल आ जाता है, कभी डाउन हिल, देयर इज़ अ चांस कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाए या बढ़ जाए। तो ये कंपेरेटर के थ्रू क्रूज़ कंट्रोल विल मेक यूज़ ऑफ अ कंपेरेटर, और ये कंपेरेटर दो मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करके ये बता सकता है कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी कम है, और उसके मुताबिक ये करेक्टिव एक्शन ले सकता है। ठीक है, सो दिस वाज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसकी सेकंड एप्लीकेशन हम पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो लेट्स बेसिक, आपको ये तो समझ में आ गया ये काम कैसे करेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। ठीक है, A0 A1, लेट्स अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ 4 बिट नंबर्स। ठीक है, तो हम ये डिजिटल डोमेन के अंदर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो एग्जांपल देख रहे थे जिसमें हम मे बी 100 को कंपेयर कर रहे थे 95 से,
तो ये तो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट डिजिटल कोड बनाएंगे और उन डिजिटल कोड्स को कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम एनालॉग क्वांटिटीज़ के बजाय इसके इक्विवेलेंट जो भी डिजिटल कोड्स हैं, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास इसी तरह के दो डिजिटल कोड्स हैं ए और बी। ए के जो डिजिट्स हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ए नॉट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज A3। सिमिलरली फॉर बी, least significant bit is B naught and next higher bit is B1 and B2 and B3। ठीक है, तो हम बेसिकली हमारे पास ये दो 4 बिट डिजिटल नंबर्स हैं, और जिस तरह से हम इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से एनालॉग वे में कंपेयर कर सकते हैं एज अ एनालॉग नंबर, तो इसी तरह से हम एज अ डिजिटल नंबर भी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल नंबर में जब करते हैं तो हमें ये कंपैरिजन बिट बाय बिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हेन वी कंपेयर इट इन अ डिजिटल मैनर, सो वी हैव टू डू अ बिट बाय बिट कंपैरिजन। क्योंकि अब हमारे पास जो नंबर है वो 4 डिजिट्स में ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम क्या लॉजिक बनाएं कि हम a इक्वल्स टू b डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, एक है a इक्वल्स टू b, एक है a ग्रेटर देन b, और तीसरी है b ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस के लिए हमने लॉजिक बनानी है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू b हमारे पास लॉजिक कब एक्टिवेट होगी कि हम ये चारों बिट कंपेयर कर लें और ये चारों बिट बराबर अगर आ जाते हैं। ठीक है, ए नॉट इक्वल्स बी नॉट आ जाए, A1 इक्वल्स B1 आ जाए, A2 इक्वल्स B2 आ जाए, A3 इक्वल्स B3 आ जाए, तो हमारे ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेलिटी के लिए हम क्या लॉजिक बनाएं। ठीक है, अगर A3 और B3 लेट से दोनों नंबर ये थे, ठीक है, देन द इक्वेलिटी लॉजिक विल किक इन एंड इट विल शुड से दैट A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या लॉजिक बनाएं। ठीक है, इसके लिए लॉजिक जो है वो इक्वेलिटी की ये है कि बोथ डिजिट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, इक्वेलिटी की जो लॉजिक है वो यही है दैट बोथ डिजिट्स आर सेम। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी लॉजिक बन सकती है वो बन सकती है एक्स नॉर। ठीक है, एक्स नॉर का मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर एक्स और की जो लॉजिक होती है वो डिससिमिलैरिटी के लिए होती है। ठीक है, एक्स और की जो लॉजिक है वो इस पे काम करती है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, अगर आपको याद हो। ठीक है, कि अगर ए और बी डिससिमिलर हैं, ए 0 है और बी 1 है, तो पहला वाला आपका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट 1 बन जाएगा और बी तो था ही 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास उल्टी लॉजिक थी कि बी 0 है और ए 1 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो आइदर वे अगर ये दोनों चीज़ें डिससिमिलर हैं तो वन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिससिमिलैरिटी जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग द एक्स और लॉजिक। ठीक है, तो जब आप डिससिमिलैरिटी एक्स और लॉजिक से कर सकते हैं, तो इसके अलावा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले फंक्शंस थे जो कि एक्स और के केस में इंक्लूड नहीं हो रहे थे, वो ये वाले थे। ठीक है, एक्स और के केस में ये वाला जो प्रोडक्ट्स हैं ये ज़ाहिर बात है ज़ीरो हो जाते थे, क्योंकि एक्स और डिससिमिलैरिटी वाले टर्म्स सेलेक्ट करता था और सिमिलैरिटी वाले टर्म्स को इग्नोर कर देता था। वो सिमिलैरिटी वाले टर्म्स ये हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लॉजिक है दिस कैन बी कैप्चर्ड यूजिंग द एक्स नॉर। ठीक है, यानी कि एक्स एक्स और को नॉट कर दें तो वो एक्स नॉर लॉजिक बन जाती है। ठीक है, या उसके जो जो टर्म्स आप एक्स और के अंदर मिन टर्म्स इंक्लूड नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक्स एक्स और के अंदर वो वाले मिन टर्म्स आप इंक्लूड कर रहे थे जो कि 1 थे, और वो वाले मिन टर्म्स आप इंक्लूड नहीं कर रहे थे जो कि 0 हैं। तो कि वो जो 0 वाले मिन टर्म्स थे उनको अब आपने इंक्लूड कर लिया, तो वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक यानी कि एक्स नॉर लॉजिक बन गई। तो ए इज इक्वल टू बी के लिए जो है वो आपकी लॉजिक ये वाली बनेगी दैट बोथ डिजिट शुड बी सेम। दैट मीन्स आइदर ए बी शुड बी इक्वल टू 1
और a complement b complement should be equal to 1। तो अगर a और b दोनों 1 थे then this will kick in and this will become 1, और अगर दोनों 0 थे तो ये वाला मिन टर्म या 0 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। so either way if the both digits are same तो you should use the XNOR logic which is this one। ठीक है, तो आपने ये जो लॉजिक करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू दिस लॉजिक फॉर ऑल द डिजिट्स। ठीक है, यानी कि आपने इसका ए आई बी आई सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर द कंपैरिजन वेरिएबल एक्स आई। ठीक है, वेयर ए आई एंड बी आई बेसिकली डिनोट द डिजिट्स एंड आई कैन रन फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 इसके लिए, i इज इक्वल टू 1 इसके लिए, i इज इक्वल टू 2 इसके लिए, और i इज इक्वल टू 3 इसके लिए। ठीक है, तो आपने ये कंपैरिजन वेरिएबल चारों के लिए करना पड़ेगा। एंड इफ दिस कंपैरिजन वेरिएबल रिटर्न्स 1 फॉर ऑल, दैट मीन्स x3 भी 1 आ जाता है, x2 भी 1 आ जाता है, x1 भी 1 आ जाता है, और x0 भी 1 आ जाता है, then you can say that a is equal to b। ठीक है, तो ये चारों डिजिट्स का कंपैरिजन वेरिएबल अगर 1 आ जाता है थ्रू द XNOR लॉजिक, तो फिर आप कहेंगे कि all the digits are same because all the comparison variable xi have returned 1। ठीक है, तो अगर दोनों सेम होंगे तभी xi 1 हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों 0 हैं तो ये वाला प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और दोनों 1 है तो ये वाला प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, एंड दे आर लिंक्ड बाय अ और। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेसिकली इक्वेलिटी की लॉजिक आप एक्स नॉर लॉजिक से, एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली लॉजिक तो हमें समझ में आ गई। नाउ हाउ वी कैन मेक द लॉजिक फॉर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन वे ए। तो कोई एक सी हम कर लें तो ये वाली जो लॉजिक है वो उसकी रिवर्स होगी। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस डिसिमिलैरिटी या इनइक्वालिटी अगर आ जाए। ठीक है, लेकिन डिसिमिलैरिटी नहीं है, ये बेसिकली हमें ये भी बताना है कि कौन सी साइड दूसरी साइड से बड़ी है। ठीक है, तो एक्स और डिसिमिलैरिटी तो बता देता है, तो हम एक्स और इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिसिमिलर नहीं बताना है, हमें ये भी बताना है कि कौन सी साइड बड़ी है। तो एक्स और कैन नॉट बी यूज फॉर द सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, उसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे लेट्स टेक अ केस के ए बी से बड़ा है। ठीक है, लेट्स से बी जो है वो ये था, और एक एक्सट्रीम केस लेते हैं ए ये है। ठीक है, यानी कि इसके 3 डिजिट सेम है और चौथे डिजिट में ए बड़ा है। ठीक है, सो वी आर टेकिंग दिस केस एज अ टेस्ट केस फॉर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और ये वाला सर्किट हमें बनाना है जो कि ये बता सके कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और हम बारी बारी कंपेयर करते जाएंगे पेयर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, हम बारी बारी पेयर ऑफ डिजिट्स को कंपेयर करते जाएंगे। तो वी विल फर्स्ट कंपेयर A3 एंड B3। ठीक है, तो अगर A3 और B3 बराबर हो जाते हैं, ठीक है, अब हमारे पास ये हो सकता है कि A3 और B3 में ही हमें पता चल जाए कि A3 B3 से बड़ा है। हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला डिजिट और ये वाला जो डिजिट है ये बराबर है, तो फिर हमें ये नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा, वो भी बराबर है, तो फिर नेक्स्ट को करना पड़ेगा, उसके बाद हम आखिरी वाले पे जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये वाकई में ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये काम रिकर्सिवली करना पड़ेगा, ये चीज़ इस्टेब्लिश है। पहले डिजिट से हमें अगर नहीं पता चलेगा तो फिर नेक्स्ट हायर बिट्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई कि इस तरह से चलेगा ये हिसाब से। तो हमने पहले A3 और B3 को कंपेयर किया, और अगर ये बराबर आ जाते हैं तो फिर A2 और B2 को करना पड़ेगा, ये भी बराबर आ जाते हैं। वी हैव टू कंपेयर ऑल द 4 सेट्स ऑफ डिजिट्स, और इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा।
ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं फॉर ए ग्रेटर देन बी आई हैव टू डू दिस कंपैरिजन कि मैं पहले A3 को P3 के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे ये वाला मिन टर्म जो है वो 1 चाहिए। ठीक है, दिस मिन टर्म इज 1, तो ये कभी जब भी हो सकता है कि जब A3 की पोजीशन पे 1 था और B3 की पोजीशन पे 0 था। ठीक है, तभी ये मिन टर्म जो है 1 हो सकता है, क्योंकि A3 यहाँ पे 1 हो जाएगा और B3 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ हो जाती है तो दिस इज़ वन वे ऑफ नोइंग कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, बट इफ़ बोथ ऑफ दीज डिजिट्स आर 1 तो फिर ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो फिर 0 ही हो जाएगा। A3 भी 1 हो जाएगा और B3 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स के अगर ये दोनों डिजिट्स डिसिमिलर हैं, A 1 था और B 0 था, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि A जो है वो B से बड़ा है। बट इफ़ नॉट, बोथ डिजिट्स आर सेम, तो मुझे नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि और की कम्बिनेशन, आइदर दिस और, यानी कि प्लस से लिंक हो जाएगा। और प्लस से लिंक होने के बाद मैं किस चीज़ को चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को जब मैं चेक करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला जो है ये इक्वल आया था। ठीक है, तो मैं X3 ले लूँगा, और अगर ये दोनों बराबर थे तो मेरा जो डिसीजन वेरिएबल है इट इज़ बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स। ठीक है, तो मेरा जो डिसीजन वेरिएबल इससे आया था वो 1 के बराबर था, तभी मुझे नेक्स्ट सेट ऑफ डिजिट्स पे जाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ डिजिट्स में मैं A2 और B2 कॉम्प्लीमेंट को कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, इसके अंदर अगर A2 1 हुआ और B2 0 हुआ तो ये वाला मिन टर्म भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि B2 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एंड टुगेदर विद द फर्स्ट वन जो हमें पता चल गया कि बराबर है। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सेट ऑफ डिजिट्स में A B से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम इसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते। ठीक है, प्लीज़ नोट, हम इसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते, वी हैव टू टेक इट विद दिस वेरिएबल। ठीक है, क्यों लेना पड़ेगा इस वेरिएबल के साथ, लेट से हमारा ये वाला डिजिट इससे छोटा था और ये वाला डिजिट इससे बड़ा था। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड है, तो अगर ये वाली साइड, ये वाला सेकंड डिजिट इस डिजिट से बड़ा है तो ये वाला तो 1 आ जाएगा, ये वाला तो 1 आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि इससे पहले वाले बिट में क्या हमारा डिसीजन रहा था। ठीक है, तो X3 का पता होना हमें ज़रूरी है कि X3 में हमें पता चला था कि इक्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला इससे बड़ा था लेकिन यहाँ पे इससे छोटा था, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि A B से बड़ा है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट हायर बिट में A B से बड़ा है, उससे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या था। ठीक है, सो आई मस्ट नो कि उससे बड़े वाले बिट में ये बराबर रहे थे। ठीक है, या ये वाला इससे छोटा रहा था या बड़ा रहा था, तो आई हैव टू नो कि ये X3 में क्या चीज़ डिसाइड हुई थी। ठीक है, खाली इस डिजिट पे मैं डिसीजन लूँगा तो गलत हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँ डिसीजन तो गलत है, अगर मैं ये ले लूँ A ग्रेटर देन B तो ये डिसीजन गलत है। A इज़ लेस देन B, क्योंकि इस डिजिट से हायर वाले डिजिट में तो A B से छोटा है, और अगर यहीं पे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसके आगे मैटर ही नहीं करता कि कौन सा डिजिट किससे बड़ा है। ठीक है, तो हमें हर डिजिट से पहले उसके प्रीवियस डिसीजन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम गलत डिसीजन ना लें। ठीक है, तो अगर प्रीवियस डिसीजन में ये चीज़ 1 आई थी उसके बाद हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस डिसीजन में ये चीज़ 0 आई थी तो फिर ये चीज़ इमैटीरियल हो गई। ठीक है, अगर कंपैरिजन हमारा बराबर नहीं आया था और ये वाला इससे ऑलरेडी बड़ा हो चुका था तो फिर मतलब उसी तरह से हिसाब किताब चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जब इसके नेक्स्ट थर्ड डिजिट्स पे जब आप आएंगे तो आपको पिछले 2 डिसीजंस का पता होना चाहिए कि X3 में क्या डिसाइड हुआ था और X2 में क्या डिसाइड हुआ था। ठीक है, सो दे आर ओनली 1 इफ द डिजिट्स आर इक्वल, और अगर डिजिट्स अनइक्वल थे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कंपेयर द सेकंड लास्ट डिजिट्स विच इज A1 एंड B1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर A1 1 है और B1 0 था तो ये प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और इस डिजिट में डिसाइडर हो जाएगा, अगर ये दोनों में डिसाइडर नहीं हुआ था, ये दोनों 1 थे,
इसी तरह से जब आप लास्ट डिजिट को देखेंगे तो आपको x3, x2 और x1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके लास्ट डिजिट्स आ जाएंगे a0 एंड b0 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से जब आप b ग्रेटर देन a करेंगे तो बस उलट हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आ रहे थे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे वहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, तो b ग्रेटर देन a के लिए जो आप लॉजिक बनाएंगे सबसे पहले डिजिट की वो होगी a3 कॉम्प्लीमेंट इंटू b3। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये मूव होके इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर a3 0 है, ठीक है, अगर b बड़ा है और a छोटा है, ऊपर वाले नंबर में ये 0 है और ये 1 है, तो बाकी में ये वाली चीज़ अब होती हुई नज़र आ रही है कि b इज़ ग्रेटर देन a, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। a3 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और ये भी 1 है, तो दैट मीन्स a3 इज़ इंडीड ग्रेटर देन b3। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक है वो ये बनेगी। बट व्हेन वी कंसिडर द नेक्स्ट डिजिट, तो हमें प्रीवियस डिजिट का डिसीजन वेरिएबल x3 पता होना चाहिए कि अगर ये डिसीजन बराबर आया था तब x3 1 है, लेकिन अगर बराबर नहीं आया था तो ये वाला डिसीजन वेरिएबल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी a2 कॉम्प्लीमेंट इंटू b2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट लेंगे तो आपको प्रीवियस दो का डिसीजन वेरिएबल पता होना चाहिए, x3 इंटू x2। उसके बाद a1 कॉम्प्लीमेंट इंटू b1। उसके बाद आखिरी वाले के लिए यू मस्ट हैव x3 इंटू x2 इंटू x1 इंटू a0 कॉम्प्लीमेंट इंटू b0। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो कंपैरेटर की लॉजिक अपनी बनाएंगे कि बराबर के लिए जो है वो एक्स नॉर की लॉजिक बन जाएगी कि हर पोजीशन में सारे डिजिट्स अगर सिमिलर हैं तो वो एक्स नॉर विच इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स और लॉजिक। ठीक है, और अगर तमाम डिसीजन वेरिएबल्स आपके 1 आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों नंबर बराबर हैं। और अगर ए को बी से बड़ा जांचना है आपने तो फिर आप इस तरह की लॉजिक लगाएंगे, और अगर बी को ए से बड़ा जांचना है इस तरह की लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक के पेज 160 पे आप देख लीजिएगा, सिंपल लॉजिक है बहुत। उसकी जो डायग्राम है ये मैं भी फ्लैश करने लगा हूँ आपके सामने। शेयर स्क्रीन, और इसकी जो डायग्राम है वो किधर गई, एक सेकंड, एक सेकंड में इसकी डायग्राम फ्लैश करने लगा हूँ। तो ये इसकी डायग्राम जो है ये आ गई, ये। ठीक है, तो ये उसी कंपैरेटर की लॉजिक है। ठीक है, तो कंपैरेटर की लॉजिक में ये वही वाला है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने देखा था एक्स ए ग्रेटर देन बी के लिए आप क्या चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले चेक करते हैं ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही था ना। तो आप पहले वाला डिजिट, दूसरा वाला डिजिट, तीसरा वाला डिजिट और चौथा वाला डिजिट, ठीक है, उनके अंदर आप क्या चेक कर रहे होते हैं, आप चेक कर रहे होते हैं ए जो है वो 1 होगा और उसका करस्पॉन्डिंग डिजिट का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ए 1 है और बी 0 है, उस पोजीशन वाले डिजिट में आपको कंपेरिजन पता चल जाता है कि उस डिजिट में ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली शाख आ रही है ये A3 और B3 से है। ठीक है, तो इसको ऊपर जाके हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो शाख आ रही है इसकी, ये आ रही है इधर से। ठीक है, तो इधर से आ रही है। ठीक है, तो जो आपकी और गेट पे पहली वाली शाख आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इस एरो के ऊपर अब देखें तो ये एंड गेट की आउटपुट है, और इस एंड गेट में क्या हो रहा है, उस एंड गेट में आप दे रहे हैं उसको A3 इंटू B3 कॉम्प्लीमेंट, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, वही A3 इंटू B3 कॉम्प्लीमेंट इधर आ रहा है। इसी तरह से जो इसकी सेकंड ब्रांच है वो होगी A2 इंटू B2 कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड ब्रांच जो है वो हो जाएगी A1 इंटू B1 कॉम्प्लीमेंट,
ये जो फोर्थ ब्रांच है ये उसकी हो जाएगी ए नॉट इंटू बी नॉट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये फोर्थ ब्रांच इस एंड गेट का आउटपुट है। ठीक है, और इस एंड गेट के अंदर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए ग्रेटर देन बी की लॉजिक है। इसी तरह से ए लेस देन बी की तरफ आप जाएँ उसकी लॉजिक देखें। ठीक है, और इसमें जो है ये एडिशनल जो है ना ये डिसीजन वेरिएबल्स भी आते जाएंगे। ठीक है, तो ये ए टू बी टू के साथ x3 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड जो इसकी ब्रांच जा रही है उसमें ये डिसीजन वेरिएबल जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, वो डिसीजन वेरिएबल ये रहा। ठीक है, ये देखें ये x3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनटू दिस विच इज़ a2 इंटू b2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये डिसीजन जो सेकंड ब्रांच है उसके अंदर ये डिसीजन वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। इसी तरह से ये a1 इंटू बी1 कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी अपने डिसीजन वेरिएबल्स x3 और x2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। इसी तरह से जो आखिरी वाला है ये मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा x3 इंटू x2 इंटू x1 से। ठीक है, तो ये आप इसको ट्रेस करने आसान है। ये वाला मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये x3 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं जो सेकंड प्रोडक्ट है। ठीक है, यू कैन वेरीफाई द सेम फॉर a लेस देन b और a इक्वल्स टू b की लॉजिक देख लेते हैं क्या ये वही नॉर गेट से आ रही है। ठीक है, अब ये a इज इक्वल टू b के लिए आप सारे डिजिट्स कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ये सबसे आखिरी वाला डिजिट है इसको देख लेते हैं जो कि आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ इंडीड कमिंग फ्रॉम अ नॉर गेट। ठीक है, तो इस नॉर गेट की जो आउटपुट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, इनपुट्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, पहले आप इसको दे रहे हैं एक्स बी नॉट ए नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी नॉट। ठीक है, वो यहाँ पे दे रहे हैं ए नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी नॉट। ठीक है, उसके बाद इस वाले पे क्या दे रहे हैं आप, इस वाले पे आप दे रहे हैं बी नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू ए नॉट। ठीक है, ए नॉट पहले वाले एंड गेट पे आप दे रहे हैं ए नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी नॉट। दूसरे वाले एंड गेट पे आप दे रहे हैं ए नॉट इंटू बी नॉट कॉम्प्लीमेंट। और इस सबको आप और गेट को दे रहे हैं। ठीक है, और गेट के आउटपुट पे जो नॉट गेट है इट इज सेम एज इन दोनों को नॉट करके आप किसी और गेट को दें। ठीक है, इन दोनों को आप नॉट करके किसी और गेट को दें सेम एज कि इन दोनों को एंड करके, सॉरी। ठीक है, इन दोनों का आप इन दोनों का आप जो हमने पहले ये थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये थ्योरम आपको मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक एंड गेट है उस पे इनपुट्स को अगर आप कॉम्प्लीमेंट करके दें। ठीक है, तो दैट बिकम्स इक्वल टू अ और गेट जिसकी आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है और गेट है जिसकी आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड है। दिस इज इक्विवेलेंट कि आप किसी एंड गेट की ऊपर आप इनको कॉम्प्लीमेंट करके दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ओरिजिनल एक्स और का क्या एक्सप्रेशन है, एक्स और का है एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी जो कि आप यहाँ पे कर रहे हैं प्लस बी नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू ए नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ये किसका होता है, एक्स एक्स और का होता है। ठीक है, तो आप एक्स नॉर के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप इसमें इक्वेट करें तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके एंड कर रहे हैं।
ठीक है, यानी कि जो कि एक्स और की जो कॉम्प्लीमेंट स्पेस है उसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपकी इक्वालिटी वाली लॉजिक बन जाएगी। ठीक है, और इसकी जो एक और एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। इस कंपैरेटर्स की जो एक और एप्लीकेशन है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? इस पे किसी का कोई सवाल? ठीक है, एक्स नॉर जो है वो बेसिकली एक्स और की आउटपुट को नोट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक्स और है, उसकी आउटपुट को आपने नोट कर दिया तो एक्स नॉर बन जाता है। ठीक है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक ये भी बनती है। ठीक है, दिस इज एक्स और उसको नोट कर दिया तो ये एक्स नॉर बन गया। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, किसी का कोई सवाल? कंपैरेटर के बारे में सब लोग क्लियर हैं? ठीक है, इक्वालिटी की लॉजिक और अनइक्वल की, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अब इसकी मैं एक और एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ठीक है, ये मे भी आप बाद में पढ़ेंगे, लीका में पढ़ेंगे गालिबन जब आप ऑप एम्प्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वो लॉजिक ये, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह का कोई नंबर आ जाता है। ठीक है, इसको आप एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ बाइनरी नंबर, इसकी इक्विवेलेंट एनालॉग वैल्यू या जो इसकी डेसिमल वैल्यू है वो क्या है, 2। ये है 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना बनता है, 2 रेज़ टू द पावर 4 बनता है 16 प्लस 1 2 3 4, 16 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2, ये बन गया 4। ठीक है, और ये बन गया 2 रेज़ टू द पावर 0 1, ये बन गया 1। ठीक है, ये बन गई इसकी एनालॉग वैल्यू बन गई 21। ठीक है, इज एवरीवन फॉलोइंग मी? ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइनरी, इसको हम कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एंड दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस का मतलब है कि मैं बाइनरी वेटेड एम्पलीफायर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, किसी वोल्टेज को फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट्स। ठीक है, देयर इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो अगर मैंने एम्पलीफायर का गेन 2 रखा हुआ है तो मैं इसको 2 से ज़रब दे के इसके 4 वोल्ट बना सकता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह से मैं इन वोल्टेजेस को ऐड भी कर सकता हूँ और डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट और एडिशन के ही ऑपरेशन हैं। ठीक है, तो आई कैन चूज एम्पलीफायर्स विद डिफरेंट गेन्स और उसके बाद मैं उन वोल्टेजेस को सम अप करके मैं उसकी एनालॉग वैल्यू बना सकता हूँ। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि इसके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो कोई रैंडम या हवा ख्याली कैलकुलेशंस नहीं है। मुझे उन कैलकुलेशंस का अंदाज़ा है कि किस डिजिट को किस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन के काम को। ठीक है, तो दिस आर डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस, ये आसानी से किया सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा करना हो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अगर मुझे इसका उल्टा करना है, मेरे पास कोई वोल्टेज है 21 वोल्ट्स। ठीक है, और मुझे इसका डिजिटल इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, यानी कि मुझे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करनी है 21 की इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये जो 21 है मेरे पास, अब ये किसी वोल्टेज के फॉर्म के अंदर है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ डेसिमल नंबर, तो ये किसी वोल्टेज के फॉर्म के अंदर है। तो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कैसे काम करता है, उसके काम करने का तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल ये 5 बिट डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये 5 बिट है। अब ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे बनाएगा? एक तो तरीका वो है जो मैंने आपको बताया है, इसको 2 से डिवाइड करते हुए चले जाओ। ठीक है, दूसरा जो इसका फास्ट तरीका है वो तरीका ये है कि इट बेसिकली जनरेट्स अ 5 बिट नंबर इटसेल्फ।
ठीक है, ये एक 5 बिट नंबर इट सेल्फ जनरेट करेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो 5 बिट नंबर जनरेट करेगा वो ये होगा। ठीक है, ये 5 बिट नंबर जनरेट करेगा 1 0 0 0 0, और इसको भी कन्वर्ट कर देगा इसके उसके अंदर इक्विवेलेंट फॉर्म, सॉरी 21 को लेगा, ये 5 बिट नंबर जनरेट करेगा, और इस 21 के इस 21 का जो है इक्विवेलेंट बाइनरी कैलकुलेट करेगा, जो कि बनेगा 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेगा डिवाइड बाय 2 करके, वही तरीका जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने तौर पे ठीक है, इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, अभी आपको नहीं समझ में आएगी ये वाली बात, क्योंकि बेसिकली ये एक एनालॉग वैल्यू होती है, दिस इज़ नॉट अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली स्केलिंग होती है, तो ये बेसिकली रेंडमली एक जनरेट करेगा अपने तौर पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, इसका एनालॉग बनाएगा, इसका जब एनालॉग बनाएगा तो वो बनेगा 1 2 3 4 16 बनेगा ना ये। तो फिर 16 को इस 21 से कंपेयर करेगा, एनालॉग वैल्यू को एनालॉग से कंपेयर करेगा और कहेगा ये वाला बड़ा है। ठीक है, और इसको बेसिकली जो है इसका इक्विवेलेंट कंपेयर कर बनाने 21 का। तो अभी जो उसने बनाया है वो 16 है, तो वो क्या कहेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हारी कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको 1 पे रखेगा, इसके अगले वाले को 1 करके देखेगा, जब इसके अगले वाले को 1 करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 16 + 8 विच इज़ 24। अब जब ये 16 + 8 24 करेगा तो अब उल्टा हो जाएगा, वो कहेगा बी ए से बड़ा हो गया। ठीक है, तो कहेगा कि अब मैं बड़ा चला गया हूँ, तो वो क्या करेगा, इसको 0 करके वापस से इसको 1 करेगा, उसके बाद कंपेयर करेगा, तो ये बन जाएगा 16 + 4 20। ठीक है, तो अब वापस से ए बी से बड़ा है तो वो इसको 1 पे छोड़ के इसके अगले वाले को 1 ट्राई करेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, इसकी एनालॉग वैल्यू को अपनी डिजिटल वैल्यू के इक्विवेलेंट एनालॉग वैल्यू से कंपेयर करेगा और अपने डिजिटल कोड को साथ साथ बनाता जाएगा। ठीक है, तो अपने डिजिटल कोड को वो साथ साथ बनाता जाएगा और रफली अपने कोड की उस वैल्यू को सेम छोड़ देगा जब ये छोटा रहता है इससे, लेकिन उसको रीसेट करके 0 करेगा अगर ये बड़ा चला जाता है उससे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इक्विवेलेंट डेसिमल कोड पे पहुंचेगा अपने अप्लाइड एनालॉग वैल्यू पे। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर से करेगा, इसको 2 से डिवाइड कर करके वो नहीं कर सकता, क्योंकि एनालॉग के अंदर डिवीजन ऑपरेशन जो है वो महंगा पड़ेगा उसे। ठीक है, डिजिटल के लिए अंदर तो हमने देखा है आसानी से हो जाता है, लेकिन एनालॉग की डिवीजन कैरी आउट करना ह्यूमंस के लिए तो आसान है कि वो 2 से ज़रा उसको कर सकते हैं, क्योंकि हम बेस 10 के आदि हैं, लेकिन कंप्यूटर ये वाली चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर इस प्रोसेस को बाइनरी वे में इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान होता है, और वो बाइनरी में तुक्के में कोड बनाता जाता है और कंपेयर करता है उसकी एनालॉग वैल्यू से, और एनालॉग बनाना जो है वो आसान है क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, तो आई होप एवरीवन फॉलोड टुडेज लेक्चर। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे, और इंशाल्लाह मैं आपके क्विज 3 जल्दी से चेक करके दे दूंगा। सीईपी की डेडलाइन क्या थी, याद है सबको? आई होप यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एंड यू विल सबमिट इट बिफोर द ड्यू डेट एंड टाइम। चलें, अच्छा, अल्लाह जी। सर वो सीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। जी बोलें। सर वो क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स तो नहीं यूज करने हैं ना, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होंगे? जी बिल्कुल, कॉम्बी मिड टर्म्स का मैंने आपको बताया ना, कॉम्बिनेशनल होंगे, जी। सीक्वेंशियल और सर फ्लिप फ्लॉप्स नहीं करने, कॉम्बिनेशनल करने। जी जी, इंडिविजुअल सेगमेंट को कार्नफ मैप बनेगा ना, और बुलियन एक्सप्रेशन उसकी, फिर लॉजिक डायग्राम। जी, हर इंडिविजुअल सेगमेंट का आप देखेंगे कि ये 0 पे चल रहा है नहीं चल रहा, 1 पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, 2 पे चल रहा है कि नहीं, 3 पे नहीं। उसके बाद उसका जो कंबाइंड मिन टर्म्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे ना, कि ये इन मिन टर्म्स पे 1 हो रहा है इसका एक्सप्रेशन, उसको कार्नफ मैप से सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जब मुझे टोटल देंगे आप, तो हर सेगमेंट की कॉम्बिनेशनल सर्किट रिड्यूस जो कार्नफ मैप से आप कर रहे हैं, एक डायग्राम पे देंगे। हर सेगमेंट की अलग डायग्राम नहीं होगी, सारे सेगमेंट्स की एक ही डायग्राम के ऊपर होगा।
सर ये डिजिट्स शो करवाने हैं, जैसे 1 कब होगा जब बी और सी का सेगमेंट ऑन होगा तब 1 होगा। अगर आप इसको सिमुलेट कर रहे हैं, इसको सिमुलेट किस पे करेंगे आप? प्रोटीएस पे। ठीक है, तो उसके ऊपर सिमुलेशन के ऊपर जो है आपके पास डिप स्विचेस होने चाहिए, या काउंटर, काउंटर है ना ये तो काउंटर जैसे जैसे इंक्रीमेंट करता जाएगा तो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले उसको बताता जाएगा। सही। ठीक है, क्लियर है सबको? और 2 पार्ट्स हैं इसके, दोनों पार्ट की सिमुलेशन और डायग्राम आप देंगे। एक मैंने आपको 2 डिजिट काउंटर दिया है और एक सिंगल डिजिट काउंटर दिया। ठीक है, चले, लेट्स कॉल इट अ डे। अल्लाह हाफिज़।